दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी सोने का पिंजरा। दूर पश्चिम में सूरज अपना रंग बदलता पीले से नारंगी हो रहा था। चिड़ियों के कई झुंड न जाने कहां कहां की सैर करके अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। दूर कुछ रंग बिरंगी पतंगे आसमान में लहरा लहरा के हवा के साथ खेलती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान नापने की कोशिश में लगी थी। और इन सबको दूर से निहारती उत्तरा के होठों पे मुस्कान की लकीर धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। उत्तरा कभी अपने गले से लिपटे नारंगी दुपट्टे को पंख की तरह फैला के उन उड़ती चिड़ियों की नकल करने की कोशिश करती, तो कभी अपनी उंगलियों की दूरबीन के बीच से दूर उड़ती पतंगों को नजदीक से देखने की। लेकिन उसकी बालकनी में लगा लोहे का जाल हर बार आसमान के खूबसूरत नजारों के बीच कैक्टस की तरह चुभने लगता। सिर्फ घर की बालकनी ही नहीं, बल्कि उत्तरा का पूरा घर लोहे की बड़ी बड़ी सलाखों से घिरा था। बचपन में उत्तरा की माँ ने उसे बताया था कि ये सलाखें चोरों से घर की हिफाजत के लिए लगाई गई थी, लेकिन वो अधूरा सच था। पूरा सच तो उत्तरा को बाद में पता चला। दरअसल उत्तरा की बुआ ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाके शादी कर ली थी। सालों साल घर में मातम का माहौल रहा। उसी सदमे में उत्तरा के बाबा ने अपनी जान गंवा दी थी। बस तभी से उत्तरा के पिता रघुवीर राठौड़ ने अपनी बेटियों उत्तरा और मुक्ति को पंख फैलाने तो दूर आसमान की ओर देखने तक का मौका नहीं दिया। पूरे घर को कैदखाने जैसा बना दिया गया। उठने बैठने से लेकर हंसने बोलने तक के नियम तय थे। उत्तरा, देख बेटा कौन आया है। माँ की आवाज सुन के उत्तरा बालकनी से कमरे में आ गई। अरे दीदी, आप कब आई? उत्तरा दौड़ के अपनी बहन मुक्ति के गले लग गई। जब तू दिन में आसमान के तारे गिनने की कोशिश कर रही थी। मुक्ति ने उत्तरा के सर पे प्यारी थपकी लगा दी। बेटा तुम दोनों बैठो, हम कुछ खाने के लिए भिजवाते हैं। माँ नीचे चली गई। माँ के जाने के बाद उत्तरा ने मुक्ति के हाथ को अपने हाथों में लेके पूछा, दीदी आप खुश हो ना? हाँ उत्तरा, हम बहुत खुश हैं। मुक्ति का जवाब सुन के उत्तरा मुस्कुरा दी। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक सवाल था। उसे मालूम था कि मुक्ति के ससुराल में भी लड़कियों के लिए वैसे ही नियम कानून थे जैसे उसके मायके में। फिर भला एक जेल से दूसरी जेल जाके कोई खुश कैसे रह सकता है? उस दिन सुबह उत्तरा अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। पिछले 15 मिनट से शीशे के सामने खड़ी होके कॉलेज यूनिफॉर्म में खुद को निहारे जा रही थी। बेटा, अगर 15 मिनट और भी तुम शीशे के सामने ही खड़ी रहो ना, तब भी न तो तुम्हारे कपड़े बदल जाएंगे और न ही किस्मत। उत्तरा के लिए नाश्ता लेके आई माँ ने नाश्ते की ट्रे टेबल पे रखते हुए कहा और वापस कमरे के बाहर जाने लगी। उत्तरा दौड़ के आई और अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। कपड़े नहीं बदल सकते पर बालों का स्टाइल तो बदल सकता है। उत्तरा ने एक कंधा अपनी माँ की हथेली में थमाया और उन्हें पकड़कर बिस्तर पे बिठा दिया। खुद नीचे बैठ गई उत्तरा। माँ, क्या पापा को अपनी बेटियों पे भरोसा नहीं है? उत्तरा ने सीधा सवाल पूछ लिया अपनी माँ से। उत्तरा के बालों में कंघी फेरते उसकी माँ के हाथ रुक गए। बेटियों पर तो है, लेकिन जमाने पे भरोसा नहीं तुम्हारे पापा को। उत्तरा की माँ ने कुछ सोचकर जवाब दिया और फिर वापस उसके बाल बनाने लगी। पर कैद में तो हमको रखा है ना पापा ने, जमाना तो आजाद घूम रहा है। उत्तरा ने बिना रुके दूसरा सवाल कर दिया अपनी माँ से। चलो उठो, बन गए तुम्हारे बाल, एकदम नई स्टाइल में। अब जाओ वरना देर हो जाएगी। उत्तरा का दूसरा सवाल अनसुना कर दिया था उसकी माँ ने, या शायद जवाब ही नहीं था उनके पास। उत्तरा ने भी माँ से जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपना नाश्ता खत्म किया और सीधे नीचे चली गई।
उत्तरा शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने साफ इनकार कर दिया था। वजह बताई गई थी कि वहां लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते थे और उत्तरा के पापा का मानना था कि जहां लड़के साथ पढ़ते हों वहां लड़कियां महफूज नहीं हैं। बस एक बेबुनियाद दलील के साथ उत्तरा का दाखिला घर के पास के महिला महाविद्यालय में करवा दिया गया। उत्तरा के बड़े से कॉलेज में पढ़ने के उस छोटे से ख्वाब पे पानी फिर गया था। ज्यादा कुछ कहाँ चाहा था उसने, बस एक आजाद ख्यालों वाली दुनिया जहां कुछ पल के लिए ही सही वो अपने मन के परिंदे को उड़ने के लिए छोड़ पाती, रोज नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहन के जा पाती, कुछ दोस्त बना पाती, दुनिया के कुछ रंग तलाश पाती। लेकिन पापा की पाबंदियों के आगे उसकी सारी ख्वाहिशों ने हाथ खड़े कर दिए थे। अब तो बस बंद काले शीशों वाली गाड़ी से रोज कॉलेज जाना और फिर वापस घर आना। दुनिया में हो के भी दुनिया से कितनी दूर थी उत्तरा। उत्तरा कॉलेज के गेट पे अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। हमेशा पहले से उसका इंतजार करता उसका ड्राइवर उस रोज नहीं पहुंचा था। उत्तरा चलो ना, मैं तुमको ड्रॉप कर देती हूँ। कॉलेज पार्किंग के गेट पे पहुंची उत्तरा की दोस्त रिद्धिमा ने कार का शीशा नीचे करके उसे आवाज लगाई। अब थैंक्स रिद्धिमा, लेकिन मेरा ड्राइवर आ ही रहा होगा। उत्तरा ने अपनी दोस्त को बड़े प्यार से मना कर दिया। अरे यार, तुम्हारा ड्राइवर अभी तक तो नहीं आया ना, अब उसे फोन करके मना कर दो, मैं छोड़ दूंगी घर तुम्हें। रिद्धिमा कार लेके उत्तरा के पास आ गई। उत्तरा अब मना नहीं कर सकी और गाड़ी में बैठ गई। उसने अपने ड्राइवर को फोन करके आने के लिए मना कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद रिद्धिमा ने गाड़ी उत्तरा के घर के बजाय दूसरी ओर मोड़ ली। रिद्धिमा, ये हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा घर इस तरफ नहीं है, तुम गलत रास्ते पे जा रही हो। उत्तरा परेशान होने लगी। अरे यार, डोंट वरी, हम गलत नहीं सही रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ, ये रास्ता तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे घर जाता है। अब तुम तो कभी मुझे अपने घर बुलाती नहीं हो, इसलिए मैं ही तुम्हें अपने घर ले चल रही हूँ। रिद्धिमा ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ा दी। रिद्धिमा प्लीज हमें घर छोड़ दो, पापा को पता चल गया तो। उत्तरा के माथे पे पसीना आ गया। यार तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बस थोड़ी देर में छोड़ दूंगी, इसलिए जस्ट चिल। हाँ। रिद्धिमा ने कार का एसी ऑन कर दिया। उत्तरा चुप हो गई। उसे मालूम था रिद्धिमा अब नहीं मानेगी। अब उसकी फिक्र ये थी कि उसके पापा को जब ये पता चलेगा कि बिना उनकी इजाजत वो अपनी दोस्त के घर गई थी, तब वो कौन सा नया फरमान सुनाएंगे। उत्तरा के दिमाग में हजारों डरावने ख्याल घुसपैठ करने लगे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर एक लंबी सांस ली और फिर आंखें खोलकर गाड़ी के बाहर देखने लगी। शायद मन के डर को बाहर भगाने की कोशिश कर रही थी। सड़क किनारे लगे पेड़, दुकान, इमारतें, लोग और बाहरी दुनिया का वो शोर, सब कुछ नया नया और अच्छा अच्छा सा लग रहा था उत्तरा को। अपनी गाड़ी के काले शीशों से तो बस परछाइयां ही नजर आती थी उसे। उत्तरा खो सी गई थी। उसे पता ही नहीं चला कब रिद्धिमा का घर आ गया। हेलो मैडम जी, चलिए नीचे उतरिए, मेरा घर आ गया। रिद्धिमा की आवाज सुन के उत्तरा अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। देखो रिद्धिमा, हम बस 10 मिनट के लिए रुकेंगे यहाँ, फिर हमें घर छोड़ देना प्लीज, क्योंकि अगर पापा को पता चल गया तो हमारा घर से निकलना ही बंद हो जाएगा। गाड़ी से नीचे उतरते ही उत्तरा के चेहरे पे डर की लकीरें नजर आने लगी। यार तुम टेंशन मत लो ना, मैं टाइम से पहुंचा दूंगी तुमको घर। और फिर तुम चोरी करने तो नहीं जा रही हो ना, इतना घबरा क्यों रही हो? अच्छा डरो मत, अंकल के पहुंचने से पहले तुम पहुंच जाओगी। रिद्धिमा ने तो जैसे ठान ली थी उत्तरा से बगावत करवाने की। रिद्धिमा के घर पर उस वक्त कोई नहीं था, बस कुछ दोस्त थे जो पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। रिद्धिमा ने उत्तरा को अपने बाकी दोस्तों से मिलवाया। उत्तरा थोड़ी असहज थी उनके बीच, लेकिन उसे खराब नहीं लग रहा था। रिद्धिमा और उसके दोस्तों की आजाद ख्याली, कुछ देर की बेपरवाही, दिल खोल के हंसना, मौज मस्ती, अच्छा लग रहा था उत्तरा को।
उन सब के बीच उत्तरा कुछ देर के लिए ही सही उन जैसी ही हो गई थी। फिर अचानक उसकी नजर दीवार पे टंगी घड़ी पे गई। 4 बज गए थे। उत्तरा ने झट से अपने बैग से फोन निकाल के देखा तो सन्न रह गई। उसके घर से 20 मिस्ड कॉल थे। डरते डरते उत्तरा ने घर पे फोन किया। उत्तरा, तुम कहाँ हो? फोन उत्तरा की माँ ने उठाया था। वो माँ, रिद्धिमा, हम ड्राइवर भेज रहे हैं, फौरन घर आ जाओ। उत्तरा माँ को कुछ बता पाती उससे पहले उसके पापा ने फोन का रिसीवर लेके बस ये एक लाइन बोली और फोन काट दिया। उत्तरा 10 सेकंड तक बुत बनी रही। क्या हुआ? रिद्धिमा ने उत्तरा को हिलाते हुए पूछा। पापा घर पे हैं और उनको पता चल गया। घबराई हुई उत्तरा ने मेज पे रखा पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में पूरा पानी पी गई। उत्तरा, इतना पैनिक क्यों कर रही है तू? वो तेरे पापा हैं, तू उनकी बेटी है। एक बार समझाने की कोशिश तो करना उन्हें। रिद्धिमा उत्तरा को वो समझाने की कोशिश कर रही थी जो उत्तरा पिछले कई सालों से कई बार कर चुकी थी और बार बार नाकाम रही थी। खैर, कुछ देर में उत्तरा का ड्राइवर आ गया और वो घर चली गई। घर पहुंची तो पापा ड्राइंग रूम में ही सोफे पे बैठे थे। माँ चुपचाप दूसरे सोफे पे बैठी थी। उत्तरा धीमे कदमों से अंदर आई और सीधे अपने कमरे की ओर जाने लगी। रुको! उत्तरा के पापा खड़े हो गए। कल से आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट फॉर्म भरिए और घर पे रह के पढ़ाई करिए। बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। अपना फैसला सुना के उत्तरा के पापा वापस जाके सोफे पे बैठ गए। हम कॉलेज जाके ही पढ़ाई करेंगे। इस बार आंख बंद करके पापा का फैसला मानने के बजाय उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी उत्तरा। हिम्मत तो दिखा रही थी लेकिन जबान कांप रही थी उसकी। रघुवीर राठौर चुप थे। शायद अपनी बेटी की आंखों में छिपी बगावत की चिंगारी दिख गई थी उन्हें। पहली बार उत्तरा ने अपने पापा के फैसले का खुले तौर पे विरोध किया था। फिर सीधे अपने कमरे में चली गई वो। रघुवीर राठौर कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर मोबाइल उठाया और अपने कमरे में चले गए। उत्तरा की मां ने बड़ी मुश्किल से उसके कमरे का दरवाजा खुलवाया। बेटा, क्या जरूरत थी तुमको अपने पापा को जवाब देने की? अब न जाने वो क्या करेंगे। मां की आशंका ने रोते रोते सूज गई उत्तरा की आंखों को फिर से भिगो दिया। उत्तरा अपनी मां के सीने से लग गई। मां, कुछ गलत नहीं कहा हमने। पापा ने हमको जिंदगी दी है तो फिर जिंदगी जीने की आजादी भी उन्हीं को तो देनी होगी। उत्तरा अपने मन में भरा सब कुछ निकालती रही और रोती रही अपनी मां की गोद में सर रख के। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मां ने उत्तरा का सर अपनी गोद से बिस्तर पे रखा और बाहर देखने चली गई। उत्तरा के पापा भी कमरे के बाहर आ गए। आइए आइए पंडित जी, बैठिए। रघुवीर राठौड़ ने सोफे की तरफ इशारा किया। ये लीजिए राठौड़ जी, जल्दबाजी में इन 2 लड़कों की पूरी जानकारी मिल पाई है। पंडित जी ने अपने बैग से निकाल के 2 तस्वीरें और कुछ कागज उत्तरा के पापा की ओर बढ़ा दिए। अरे, आपने देखा है तो ठीक ही होगा। हम इन दोनों के परिवार से मिलना चाहते हैं, जल्द से जल्द। राठौड़ जी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और पंडित जी की ओर बढ़ा दिए। पंडित जी कुछ ही देर में वापस चले गए। अपने कमरे से पापा की बातें सुन रही उत्तरा फिर से उनके सामने थी। हमें अभी शादी नहीं करनी पापा। उत्तरा ने एक बार फिर अपने पापा के फैसले पे ऐतराज जताया। हमने आपसे आपकी मर्जी नहीं पूछी है। आपको यहां की जिंदगी पसंद नहीं है तो ठीक है, शादी करिए और फिर जो मन में है वो करिए। उत्तरा के पापा अपने कमरे की ओर बढ़ गए। लेकिन पापा, जब आपको अपनी बेटियों की खुशियों की परवाह नहीं तो फिर कोई गैर कैसे खुश रखेगा? उस दिन उत्तरा के पास अपने पापा की हर बात के लिए तर्क मौजूद था। समस्या आपके साथ है। आपकी बड़ी बहन भी इसी घर में रही है। मुक्ति ने तो कभी किसी बात पे ऐतराज नहीं जताया।
और शादी के बाद अपने घर में खुश भी है वो। रघुवीर राठौड़ अपने कमरे में चले गए और उत्तरा वहीं सोफे पे बैठ गई। रात भर वहीं बैठी रही वो। अगली सुबह उत्तरा की मां जब ड्राइंग रूम में आई तो उत्तरा वहां नहीं थी। पूरे घर में तलाशा गया, उत्तरा कहीं नहीं थी। उत्तरा के घर में न मिलने से परेशान उसकी मां ने अपने पति रघुवीर राठौड़ से पुलिस में शिकायत करने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अपनी मर्जी से गई है, कोई उठा के नहीं ले गया है। पुलिस में खबर करके अपनी जग हसाई नहीं करवानी हमको। अपनी पत्नी को दिलासा देने के बजाय अपनी बेटी को ही दोषी ठहरा के रघुवीर राठौड़ बाहर जाने लगे। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, उत्तरा सामने खड़ी थी। इससे पहले कि उत्तरा को देख के उनका गुस्सा सारी हदें पार करता, उनकी बड़ी बेटी मुक्ति उत्तरा के पीछे से सामने आ गई। मुक्ति के सर और हाथ पे गहरी चोटें थीं। कदम लड़खड़ा रहे थे उसके। इससे पहले कि मुक्ति गिरती, उसके पापा ने उसे संभाल लिया। मुक्ति की मां दौड़ के दरवाजे पे आई और बेटी को सहारा देके अंदर ले गई। रघुवीर राठौड़ और उत्तरा भी पीछे पीछे अंदर आ गए। सोफे पे बुत बनी बैठी मुक्ति से उसकी मां उसकी ऐसी हालत की वजह पूछती रही, पर मुक्ति खामोश थी। मां के बार बार पूछने और झकझोरने से मुक्ति की चुप्पी टूटी और सबसे पहले आंसुओं का सैलाब सामने आया। वो लोग बहुत बुरे हैं मां, बहुत बुरे। छोटी छोटी बात पे हाथ उठाते हैं। शादी के कुछ दिन बाद से ये सिलसिला चला आ रहा है। मैं सहती रही, अपना दर्द छुपाती रही। मैं नहीं चाहती थी कि पापा मेरी वजह से परेशान हो, शर्मिंदा हो, लेकिन कल रात सारी हदें पार कर दी उन लोगों ने। अगर उत्तरा मेरे एक फोन पे वहां नहीं पहुंचती तो शायद आपकी ये बेटी आपके सामने नहीं होती। एक एक करके अपने ससुराल वालों के दिखावे की सारी गांठें खोल चुकी थी मुक्ति। रघुवीर राठौड़ चुपचाप मुक्ति की बातें सुनते रहे, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। 4 दिन बीत गए। मुक्ति अभी भी पूरी तरह संभली नहीं थी और उसके पापा, उन्होंने तो खुद को जैसे अपनी खामोशी में कैद कर लिया था। उस रोज कमरे का दरवाजा खुला तो रघुवीर राठौड़ हाथ में एक कागज के साथ बाहर आए। कागज उत्तरा की ओर बढ़ा दिया। ये वकील का नंबर है, आप बात कर लीजिएगा हमारी ओर से। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा से कम कुछ नहीं चाहिए हमें। उत्तरा को पहली बार कोई जिम्मेदारी मिली थी अपने पापा से। कुछ पल के लिए तो उसको भरोसा ही नहीं हुआ। फिर रघुवीर राठौड़ ने मुक्ति की ओर देखा और कहने लगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहेंगे आप अपने घर में। इतना कह के रघुवीर राठौड़ अपने कमरे में वापस जाने लगे, लेकिन अचानक कमरे के दरवाजे पे रुक गए। उत्तरा को अपने पास बुलाया और बोले, कल से कॉलेज जाना शुरू कर दीजिए। पढ़ाई का ज्यादा नुकसान ठीक नहीं है। बस इतनी सी थी ये कहानी।